नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रयागराज शूट आउट में शहीद हुए सिपाही राघवेंद्र सिंह का शव लालगंज थाना इलाके के कोरिहरा गांव में पैतृक निवास पर पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शहीद के निवास पर उमड़ा जनसैलाब। लोग शहीद के लिए नारे लगा रहे थे। वहीं एडीजी सतीश गणेश सहित एसपी आलोक प्रियदर्शी और एसडीएम ने शहीद सिपाही को श्रद्धांजलि दी। दूसरे शहीद राघवेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज जो है वो रायबरेली उनके गृह जनपद लालगंज पहुंच चुका है। आपको बताते चले प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो है एक गनर शहीद हो गए थे, लेकिन दूसरे जो उनके सरकारी गनर थे उनकी भी कल रात में दर्दनाक मौत हो गई और उनका पार्थिव शरीर आज जो है उनके पैतृक निवास जो है वो लालगंज लाया गया है। आपको बता दें एडीजी सतीश गणेश साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गार्ड ऑफ ऑनर इस समय उनको दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही और मुठभेड़ में शामिल एक आरोपी अरबाज को पुलिस ने मार गिराया है, वहीं दूसरे का घर जमीन दोष कर दिया गया है। लेकिन इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। आप देख सकते हैं ऊपर जो है यहाँ पर जो है भारी भीड़ है, महिलाओं रो रही हैं, पूरा जो है शोकाकुल माहौल है। और उसके बीच में जो है शहीद का पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक निवास से अब यहाँ से गंगा घाट के लिए प्रस्थान होगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, उमेश पाल हत्याकांड मामले में दूसरे गनर की भी मौत हो गई है। शहीद के गांव पहुंचा है, क्या कुछ माहौल है वहां का? शहीद के पैतृक गांव पे जैसे ही शहीद का शव उनके पैतृक गांव लालगंज पहुंचा है, यहाँ पर जो है परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव और मोहल्ले वालों के रो रो कर बुरा हाल है। हैरान सबसे बड़ी बात यह है कि राघवेंद्र प्रताप की 5 मई को शादी भी तय थी। इनकी गोद भराई और विवाह में इच्छा सब हो चुका था। 5 मई को राघवेंद्र सिंह की शादी थी, लेकिन शहीद का शव आने से दुखों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार के ऊपर। और परिवार ने, इनके पिताजी पुलिस में थे, उनकी मौत हो गई थी। मृतक आश्रित में इन्होंने नौकरी की और बचपन से ही बहुत होनहार ये लड़का था और जिस जाबाजी से इसने जो है वो एक तरह से कहा जाए कि माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उससे जो है पूरे क्षेत्र को एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है। लेकिन अगर परिवार की बात करी जाए तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि भाई का भी खर्चा यही उठाते थे, बहन थी, माँ थी, पिताजी थे नहीं, यही एकमात्र कमाने वाले सहारे थे। ओम शंकर, क्या कुछ मांग है, क्या पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? क्या चाहते हैं न्याय के तौर पर वो सरकार से, प्रशासन से? बिल्कुल, एडीजी सतीश गणेश भी इनके पैतृक आवास पहुंचे हैं और जो है परिवारजनों से मुलाकात की है। तो परिवारजनों की सीधी सीधी मांग है कि जो है वो नौकरी दी जाए हमारी जो एक बहन है उनकी, और उसके बाद जो है आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि परिवार में यही कमाने वाले एक शख्स था। ओम शंकर, क्या किसी पार्टी की तरफ से या फिर प्रशासन या शासन की तरफ से परिवार को कुछ राहत राशि दी गई है या किसी तरीके की मदद मुहैया कराई गई है? जी, अभी जो है शहीद का पार्थिव शरीर वो उनके घर से जो है गंगा घाट के लिए रवाना हो चुका है। मौके पर एडीजी सतीश गणेश भी मौजूद है, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद है, पूरा जिला प्रशासन का प्रशासनिक अमला जो है उनके घर पर मौजूद है। अब दाह संस्कार के बाद जैसा भी होता है, हालांकि योगी सरकार ने मदद का आश्वासन दिया है। ओम शंकर, क्या किसी राजनीतिक दल के नेता भी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि सभा में? जी हाँ, बात करी जाए राजनीतिक दलों की तो सब बहुत से समाज सेवी संगठनों के साथ साथ जो है पूर्व विधायक वीरेंद्र बहादुर सिंह भी उनके पैतृक आवास पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो है शहीद को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ओम शंकर, स्थानीय लोगों में किस तरीके का आक्रोश इस घटना को देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक युवा पुलिस कांस्टेबल जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, पूरा घर देखता है और एक
गोली का शिकार होता जी है बिल्कुल, अपराधियों अगर का, जो तो बात लोगों करी का, जाए, स्थानीय लोगों का इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है, वो क्या चाहते हैं प्रशासन की तरफ से? लालगंज में जो है लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, कोई बहुत सारी उनके महिलाएं जो बोलने की स्थिति में नहीं, उनके आंसू भी सूख चुके हैं, सब वही शहीद की याद करके जो है वो रो रही हैं। जी, ओम शंकर, क्या कुछ और लोग भी शामिल होने के लिए आ सकते हैं शहीद के अंतिम संस्कार में? जी हाँ, सिर्फ अगर पुलिस विभाग की बात करी जाए तो एडीजी स्वयं मौजूद हैं, ताकि पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, और पार्थो का शरीर जो है अभी जो है इनके पैतृक निवास से निकलकर दलमऊ गंगा घाट के लिए जा चुका है। जी, ओम शंकर, कितने बजे तक अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने की संभावना नजर आ रही है? क्या पीड़ित परिवार से सीएम या कोई सीएम का प्रतिनिधि जो है वो मिलने आ सकता है? प्रतिनिधि की बात करी जाए तो एडीजी को ही प्रतिनिधि माना जाए, क्योंकि पुलिस विभाग के मुखिया जो है उनके घर पर मौजूद हैं। जी, ओम शंकर, क्या कुछ और कार्रवाई करने की बात जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर? क्योंकि दूसरा जवान भी शहीद हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस में भी, पुलिस विभाग में भी एक तरीके का लोगों में आक्रोश होगा, या फिर प्रशासन अब ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, परिजनों की बात करी जाए तो परिजन जो है पूरी तरह से आक्रोशित है, और उनका सीधा सीधा कहना है कि इसी तरह से ही मेरे बेटे के जो हत्यारे हैं उनको इसी तरह से मारा जाए। तो क्योंकि जिस तरह से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला है, और योगी सरकार भी कटिबद्ध है पूरी तरह से अब माफियाओं के प्रति, क्योंकि अरबाज जो है पुलिस मुठभेड़ ढेर हो चुका है, और एक जो हत्या में शामिल गुर्गा जो जफर था उसका घर भी जमीन दोज किया जा चुका है। तो परिवार जो है वो जो योगी सरकार पर पूरी तरह से भरोसा जता रही है, और कह रहे हैं कि जब तक योगी जी है तब तक निश्चित माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओम शंकर, क्या समाजवादी पार्टी के नेता भी शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये विवाद जो है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी भी होता नजर आ रहा है, जब से शूट आउट में शामिल एक आरोपी की तस्वीर जो है वो अखिलेश यादव के साथ सामने आई है। दलों का कोई भी जनप्रतिनिधि जो है अभी तक जो है शहीद के पैतृक घर पर नहीं पहुंचा है। हाँ, समाज सेवी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो है पुलिस, जिला प्रशासन जो है का अमला मौजूद है, लेकिन राजनीतिक दल, दूसरे विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि या फिर जिला अध्यक्ष कोई भी नहीं पहुंचा है? क्योंकि रायबरेली है और वहां पर कांग्रेस की काफी पैठ है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात करी जाए तो सोनिया गांधी खुद सांसद हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि जो है यहाँ पर नहीं पहुंचा है उनके पैतृक आवास। अब दलमऊ गंगा घाट पे जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर पैतृक आवास की बात करी जाए तो किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के और समाज सेवी संगठनों के अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे गनर की मौत लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान हो गई। मौत की खबर मिलते ही रायबरेली में उस जवान के गांव में परिवार में कोहराम मच गया। मृतक पुलिसकर्मी राघवेंद्र सिंह की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए के साथ मृतक राघवेंद्र सिंह के छोटे भाई और बहन की सरकारी नौकरी के अलावा अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिसने बेकसूर हमारे बच्चों को मारा है, जिसने मरवाया है, उस सब को सामने लाकर उसके छोटे छोटे बच्चे पहले काटे जाएं, इसके बाद में उसकी मौत काट काट कर की जाए। यही हमारा निवेदन मुख्यमंत्री और योगी जी से, हाँ, कि हमारे दुख को समझे तो कि बेटा जाने से क्या होता है, उसको भी दर्द। वहीं बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे मौके पर एक की मौत हो गई तो वहीं एक घायल बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचा दिया और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा नाम महेश कुमार है जी। महेश कुमार जी, कैसे हुआ ये हादसा, पता चला? ये सर खुर्जा जंक्शन रूबस पचकाई गांव से अब बहन के यहाँ पर नीम मिठाई का त्योहार देने जा रहे थे, तभी लौटते समय इनको
जंक्शन पर जो लोकल बस चलती हैं जेवर से आती साइड में एक्सीडेंट मार दिया जो है। कहाँ रहती हैं? खुर्दा जंक्शन पर रहती हैं। क्या हुआ है हादसे में? कोई हताहत हुई? एक जो है सुनील नाम का लड़का एक्सपायर हो गया है और जीतू नाम का लड़का घायल है। एक ही गांव के रहने वाले हैं। वहीं पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। त्रिपुरा में एक चरण में 16 फरवरी को मतदान संपन्न हुए थे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट पड़े थे। तीनों ही राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। इसके अलावा महाराष्ट्र की कस्बा पेठा और चिंचवाड़ा विधानसभा सीट, तमिलनाडु की इरोडपुर सीट, पश्चिम बंगाल की सागर दीघी और झारखंड की रामगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी आज ही आएंगे। तीनों राज्यों की मतगणना 5 बजे से 8 राउंड पूरी हो सकती है और दोपहर 11 बजे तक रुझान स्पष्ट हो सकते हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरे नंबर पर टीएमसी नजर आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी जब रुझान सीटों में तब्दील होते हैं और त्रिपुरा में सरकार किसकी बनती है। वहीं गोरखपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस के मौके पर गोरखपुर के सीआरसी द्वारा लगभग 100 व्हीलचेयर साइकिलिंग दिव्यांग जनों में बांटी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला सशक्तिकरण अधिकारी संदीप कुमार मौर्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जाना और उसका निस्तारण किया। मैं जनपद के सभी दिव्यांग भाई बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी आयोजन के तहत सीआरसी गोरखपुर और एहसास एनजीओ द्वारा आज व्हीलचेयर्स की रैली का आयोजन किया गया है। उसी में और इसके माध्यम से एक अवेयरनेस लाई जा रही है, खास करके लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनको चलने फिरने में समस्या होती है उनको ध्यान में रख के भारत सरकार की तरफ से एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो संचालित किया जा रहा है। आप आए दिन देखते होंगे कहीं एटीएम बना है, बैंक बना है और बैंक के पास में 3-4 सीढ़ियां बनी हुई है, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर्सन वहां पहुंच नहीं पाते। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके पार्क डेवलप किया है, लेकिन पार्क का रास्ता जो है वो डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2.5 साल के मासूम नितिन लापता हो गया। हालांकि सीओ सयाना समेत 5 थानों की पुलिस नितिन की तलाश कर रही है। बता दें कि सयाना, औरंगाबाद, बीबीनगर, नरसैना और स्थानीय पुलिस नितिन की तलाश कर रही है। वहीं घने खेतों में मासूम नितिन की तलाश के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद से लूट की घटना सामने आई है। लूट की खबर मिलते ही साहिबाबाद पुलिस एक्शन मोड में आई और सीसीटीवी की मदद से 80 फुटा रोड नियर दिल्ली सीमापुरी बॉर्डर शालीमार गार्डन साहिबाबाद से 2 अभियुक्त वसीम और इमरान को 85,000 नकद रुपए और तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र में एक स्क्रैप व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनकी गाड़ी को रोककर 4 लोगों ने उनके साथ तमंचा दिखा के लूट की थी और उनका पैसों से भरा बैग ले गए थे, जिसमें कि करीबन 5 लाख रुपए थे। उसमें तत्कालीन टीमों का गठन कर दिया गया था, ट्रांसेंडेंट जोन की SWAT टीम को भी लगाया गया था। तो उसमें फाइनली हमने 2 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके नाम है वसीम और इमरान। इन्होंने पूछताछ पर बताया कि एक अशफाक नामक व्यक्ति है, दिल्ली का ही रहने वाला है, उसी का पूरा प्लान था। इन लोगों ने 2 दिन रेकी करी थी। 11 तारीख की घटना है, ये 9 और 10 तारीख को भी रेकी करने आए थे उस एरिया में। एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था रेकी में, जो कि स्कूटी हमने वसीम से बरामद करी है और तमंचा भी वसीम के साथ बरामद हुआ है। इन्होंने बताया कि 5 लाख में से 80 हज़ार रुपये इन दोनों के उसमें आए थे बंटवारे में। उनमें से 45,000 रुपये एक से। वहीं संजय राउत के एक बयान से विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। इस पर कई विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संजय राउत के ही बयान पर अजीत पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अजीत पवार ने कहा कि किसी को ये कहने का अधिकार नहीं कि विधायक चोर हैं। कई दिग्गजों ने विधायकी में बड़े काम किए हैं। अगर संजय राउत ने ऐसा कहा है तो गलत है। ना तो विपक्ष और ना ही सत्ता पक्ष इसका समर्थन करेगी। अगर संजय राउत ने ऐसा
बोला है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि इस वाक्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। अजीत पवार ने यह भी कहा कि इस संबंध में कोई अलग फैसला लिया जाना चाहिए। विशेष अधिकार समिति का गठन किया गया है, मामला विशेष अधिकार समिति के पास जाने की उम्मीद है। अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि बुधवार तक फैसला सुना दिया जाएगा। अजीत पवार ने यह भी कहा कि उसके बाद स्पेशल राइट्स कमेटी फैसला लेगी। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां चौपन थाना के बग्घा नाला के पास वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर बुधवार की शाम को मोटरसाइकिल सवार कांस्टेबल को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण पर्वत अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हेड कांस्टेबल है देवेंद्र कुमार भारती, थाना बबरी पर पोस्टिंग है। रहने वाले 12 जयमर गाजीपुर के रहने वाले हैं। 2011 बैच के हैं। आज ये ARTO ऑफिस से वापस जा रहे थे एक व्यक्ति अनिल के साथ, जसवाल के साथ। अपनी कोई मोटरसाइकिल ट्रांसफर का मामला था। पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। तो ट्रक कब्जे में ले ली गई? ट्रक कब्जे में ले लिया गया, ड्राइवर भी कब्जे में है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हेलमेट की कोई वजह इसमें सामने आई है कि हेलमेट नहीं, हेलमेट सिर में चोट नहीं है, हालांकि हेलमेट भी नहीं लगा है, लेकिन सिर में चोट। लोग लाए गए हैं। एक मृत अवस्था में पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र कुमार जी लाए गए, जो मृत अवस्था में लाए गए, और एक उनके साथ में अनिल कुमार जायसवाल जी हैं, जिनका यहाँ इलाज करके। वहीं रायबरेली में फसलों के साथ इंसानों के लिए भी आवारा जानवर काल बनते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर काल बनकर दौड़े आवारा जानवर अलग अलग 2 हादसों का कारण बन चुके हैं। हाल ही में आवारा मवेशियों के टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के 3 लोगों की मौत आवारा मवेशियों के टकराने से हुई, तो वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी जो हमारे पास अभी पश्चिम गांव का पेशेंट लेके आए हैं साथ वाले, और उसको सिर पे थोड़ी चोटें हैं, और साथ वाले यही बता रहे हैं कि उसकी स्कूटी बाइक जो जिससे जा रहा था वो स्लिप कर गई है, और अभी मुआयना करने के बाद समझ में आ रहा है कि उसके सिर पे एक इंजरी है, बाकी तो खरोचे हैं, गंभीर अवस्था में नहीं लगी। ये पश्चिम गांव राम लखन सिंह के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम भैया इनका? अर्पित सिंह नाम है, और ये कोटवा विद्यालय जो है जा रहे थे, रास्ते में गिर गए हैं तो चोट आ गई। किस गाड़ी से गिरे? अति संवेदनशील शहर अलीगढ़ में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन की तरफ से पीस कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें SSP कलानिधि नैथानी की अध्यक्षता में ये पीस कमेटी की बैठक हुई। शहर के सभी धर्मों के संभ्रांत लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि महानगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी रखी जाएगी। साथ ही लोगों से भी त्योहार के दौरान सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। होली और शब बारात का एक साथ त्योहार आया है, और 6 और 7 में क्योंकि शब बारात है और 7 तारीख की होली है, उसी सिलसिले में ज़िला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी, और उसमें सभी समाज के और सभी धर्म के लोगों को बुलाया ताकि उससे मुतालिक जो भी बात हो वो की जाए। तो उसमें एक तरीके से जो हमारे साथ में चीज़ें थी जो। वहीं आगरा पुलिस ने लोगों को सरकारी ठेके दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले नकली IAS अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा के थाना ताजगंज पुलिस ने बाल विकास और आशा कार्यकर्त्री का टेंडर दिलवाने के नाम पर आगरा की महिला से 14 लाख की ठगी करने वाले फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया। ठगी के काम में शामिल गाजियाबाद की महिला को पुलिस अभी तक तलाश रही है। आरोपी खुद को मुख्यमंत्री का सचिव बताकर ठगी करता था। पुलिस को आरोपी पंकज राव और पंकज गुप्ता के पास से 2 मोबाइल, लखनऊ सचिवालय का फर्जी IAS का आई कार्ड, अलग नामों से 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और नेहा से ठगी के लिए बनवाए गए कागजात बरामद हुए।
वहीं रायबरेली में मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। ये घटना डलमऊ थाना क्षेत्र के कुड़वा रसूलपुर गांव के पास की बताई जा रही है, जहां आलू खुदाई के लिए लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आलू खुदाई के लिए घर से वापस आ रहे थे। तभी अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। ट्रॉली पलटने से उसमें बैठे मजदूरों में चीख पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉली में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया और उन्हें एम्बुलेंस की मदद से दलमऊ CHC पहुंचाया गया, जहां 3 घायल महिलाओं की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। डलमऊ में ट्रैक्टर ट्राली पलटा हुआ था जिसमें करीब 17 लोग घायल हुए थे। डलमऊ CHC में सभी लोग को रेफ़र किया गया था, जहां पे डलमऊ CHC में एग्जामिन करने के बाद से 3 लोग जो सीरियस थे उनको यहां पे जिला अस्पताल उपचार के लिए रेफ़र कर दिया गया था। जिन तीनों का नाम था, एक रामकली थी, एक प्रीति थी, एक सोलोनी नाम की लड़की थी। बाकी जो रामकली थी उनको हेड इंजरी था और राइट क्लेविकल फ्रैक्चर था। बाकी अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां खासरोद तहसील के गांव बेटावन्या माध्यमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को मध्याह्न भोजन में कीड़े युक्त भोजन दिए जा रहे हैं और ना ही मेन्यू के हिसाब से उन्हें मध्याह्न दिया जा रहा है। ये बात स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताई है। कलेक्टर साहब आए थे नहीं, हाँ। उस दिन बाहर बिठाते थे यूँ, लेकिन न कलेक्टर साहब आए उस दिन हमको अंदर बिठाया था। हाँ। तो उस दिन जिस दिन कलेक्टर साहब आए उस दिन आपको मतलब अंदर बिठा लिया, बाकी ऐसे गर्मी में बाहर बिठाते आपको। हाँ। और तुम क्या बोले खाने में क्या है? खाने में इडली और वो जो खराब चीजें और सड़े हुए और ये मिलाते हैं। हाँ। तो तुम लोग मना नहीं करते अपने? हम क्या बोलते हो तो हमको डांटते हैं। कौन ना डांटा था? वो सब्जी वाले ने। कौन, क्या नाम उनका? जैसा मिल रहा है वही खाओ। 26 जनवरी के दिन वो बोला था नहीं, यूँ हम थाली धो के रखते थे, तो वो एक अध्यक्ष है यहाँ के, उन्होंने बोला कि तुम धो के मत रखा करो, तो भी यूँ बोले कि धो के न बस तुम रख दो तो हम ले जाए। और यूँ बोलते है की अगर तुमने ये सरकारी कर रहे कि हाँ थाली धोए न फिर हम 2 ग्राम का खिलाए तो फिर कैसा होगा? फिर सरकार कीड़ों की शिकायत के बारे में जहाँ तक मेरा सोचना है, ये घुन होते हैं धान में जो पड़ जाते हैं, वो बच्चों के द्वारा मेरे को बताए गए थे एक आध बार, तो उससे मैंने मध्याह्न भोजन वालों से संपर्क करके उनसे कहा भी सही, तो बोला कि सर अफवाह स्वरूप हो सकता है, अब नहीं होगी, आपको शिकायत नहीं आएगी। अच्छा। और कब हुई थी शिकायत? तो बच्चों ने कब करी थी आपको? बच्चों ने तो समथिंग महीना भर हो गया। तो सर एक शिकायत ये भी थी कि बच्चे जो कलेक्टर साहब अगर अभी आए थे कुछ दिन पहले, तो बच्चों का ये कहना था कि जब कलेक्टर साहब आए थे तो ही हमको क्लास के अंदर बैठा के खाना खिलाया जाता है, अन्यथा बोले हमको बाहर खाना खिलाया जाता है, ऐसा करके शिकायत भी थी। जी, यहाँ पर क्लास में बैठ के ना खाने की व्यवस्था नहीं, आप देख सकते हैं कि सभी 2 टेबल है। यह बरामदा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सभी बच्चे आ नहीं पाएंगे, 200 बच्चों की यहाँ पे संख्या है। आपको तो उस व्यवस्था को उधर होटले पे बिठा के, यहाँ पे होटले पे कुछ अंदर बिठा के। सर जिस प्रकार से जो है अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अगर ये हालत रही गर्मी में, इतनी गर्मी जो पड़ रही है, तो इसको अगर देखा जाए तो अगर बच्चों को बाहर बिठाया जाए तो बच्चों को बीमार होने का बाहर बच्चों को नहीं बिठाया जाएगा, क्योंकि परीक्षा होने वाली अभी हमारे पास मार्च से परीक्षा चालू होनी है 8वीं वालों की, 7वीं वालों की, तो इनका शेड्यूल अलग अलग हो जाएगा, तो उसमें हम कवर कर पाएंगे। किसी को 10:30 बजे भोजन करवा रहे हैं तो किसी को 1:30 बजे करवाएंगे, इस प्रकार से मेंटेन। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।